वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। अगला सवाल हमें दिया गया है पेज नंबर 86 के ऊपर सवाल नंबर 1 के रूप में। इसमें हमसे कहा गया है कि एथेन का अणुसूत्र बताइए। एक तो एथेन का अणुसूत्र बताना है और दूसरा हमें ये बताना है कि इसमें कितने सहसंयोजक आबंध हैं, कोवलेंट बॉन्ड्स हैं। ठीक है, तो एथेन का अणुसूत्र कैसे बताएंगे? देखिए, एथेन को इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? देखो, एथेन ETHANE, यही तो होता है इंग्लिश के अंदर। एथ प्लस एन, एल्केन हमने पढ़े थे ना। एथ का मतलब क्या होता है? एच क्या है? एक एल्क है, एक प्रीफिक्स है, एक उपसर्ग है। और ये क्या बताता है? कार्बन परमाणु की संख्या। ये क्या बता रहा है कि कार्बन कितने हैं? एथ कब आता है? जब कार्बन परमाणु कितने होते हैं? 2। तो एथ हमें बता रहा है कि कार्बन परमाणु है 2। और एन क्या है? एन है सफिक्स यानी प्रत्यय। एन हमें क्या बता रहा है कि ये क्या है? एन प्रत्यय किस में आता है? एल्केन्स के अंदर। एन हमें बता रहा है कि ये एल्केन है, एल्केन फैमिली का कोई मेंबर है। ठीक है, अब एल्केन फैमिली का जनरल फार्मूला क्या होता है? हम जानते हैं क्या होता है? CnH2n+2। ठीक है, एल्केन का जनरल फार्मूला क्या होता है? CnH2n+2। इसमें n क्या होता है? n होता है नंबर ऑफ कार्बन एटम, कार्बन परमाणुओं की संख्या। तो यहां पर कार्बन परमाणु की संख्या कितनी है? 2। अगर n की जगह पे हम 2 लिख दें तो हमें क्या सूत्र प्राप्त होगा, क्या फार्मूला प्राप्त होगा? हमें प्राप्त होगा n की जगह पे 2 रख दिया, फिर H2n की जगह पर 2 रख दिया, यानी इंटू 2 प्लस 2, यानी हमें क्या प्राप्त हो गया? C2H6। ये तो 4 हो गया, 4 और 2 6। ठीक है, तो हमें क्या प्राप्त हो गया? C2H6। तो एथेन जो है इसका अणुसूत्र या मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या हुआ? C2H6। ठीक है, दूसरा सवाल,
इसमें कितने सहसंयोजक आबंध हैं, कितने कोवलेंट बॉन्ड हैं। तो सहसंयोजक आबंध का पता लगाने के लिए हमें इसकी संरचना बनानी पड़ेगी। संरचना कैसे बनाते हैं हम? बिल्कुल सिंपल है। कार्बन कितने हैं? 2, तो 2 कार्बन हमने बना दिए, ठीक है। और इसके बाद में ये क्या है? एल्केन है, यानी सिंगल बॉन्ड आएगा, तो सिंगल बॉन्ड बना दिया। इसके बाद में हमने इसकी वैलेंसी पूरी कर दी। वैलेंसी कैसे पूरा करते हैं? कार्बन के पास में हमेशा 4 बॉन्ड होते हैं, यहाँ पे एक ही बॉन्ड हो रहा है। इस कार्बन की बात करें तो एक ही बॉन्ड इसके पास में, 3 कार्बन बच रहे हैं, 3 बॉन्ड बच रहे हैं, तो 1 2 3 बॉन्ड और बना दिए। इसी तरह से इस कार्बन के पास में भी एक ही बॉन्ड है, 3 बॉन्ड और चाहिए, तो 1 2 3 बॉन्ड बना दिए, ठीक है। हर बॉन्ड के साथ में एक हाइड्रोजन अटैच कर दिया, हाइड्रोजन अटैच कर दिया, ठीक है। तो वैलेंसी पूरा करना तो हम जानते हैं, संयोजकता पूरा करना तो हम जानते हैं, ठीक है। अब हमें सवाल में क्या कहा गया है? कितने सहसंयोजक आबंध हैं, कितने कोवलेंट बॉन्ड हैं, गिन लीजिए। देखिए 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 और ये 7। कितने कोवलेंट बॉन्ड हो गए, कितने सहसंयोजक आबंध हो गए? 7। हमारा जवाब है 7, ठीक है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल भी हमें पेज नंबर 86 पे दिया गया है, सवाल नंबर 2 के रूप में। ऑब्जेक्टिव सवाल है। सवाल हमें क्या कहा गया है? ब्यूटेनॉन 4 कार्बन वाला यौगिक है। नाम से स्पष्ट हो रहा है, ब्यूट कब आता है? जब कार्बन एटम कितने होते हैं? 4 होते हैं, ठीक है। इसका प्रकार्यात्मक समूह क्या है? फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? बहुत आसान है। आसान क्यों है? देखिए ब्यूटेन को अंग्रेजी में लिख के देखते हैं हम। ब्यूट क्योंकि 4 कार्बन है, एन क्योंकि ये एल्केन होता है, और नॉन ONE, ऑन ONE। 3 चीजें इसके अंदर, ब्यूट, एन, ऑन। ब्यूट का मतलब कार्बन परमाणु है 4, जैसा कि सवाल में दे रखा है। एन का मतलब है कि यह है एक एल्केन से बना है, और नॉन का मतलब क्या है? तो ऑन का मतलब क्या है? ONE का मतलब क्या है? ONE क्या है? एक सफिक्स है, SUFFIX, सफिक्स यानी प्रत्यय, जो शब्द के बाद में लगता है। अब हमने फंक्शनल ग्रुप पढ़े थे, प्रकारात्मक समूह पढ़े थे, उसमें हमने प्रत्येक प्रकारात्मक समूह के साथ में हमने देखा था कि कुछ न कुछ या तो प्रीफिक्स लगता है, उपसर्ग लगता है, या सफिक्स लगता है, प्रत्यय लगता है। अब ONE प्रत्यय कब लगता था उसके अंदर? याद कीजिए, ONE प्रत्यय लगता था जब क्या हो? फंक्शनल ग्रुप कौन सा हो? कीटोन। कीटोन, जब फंक्शनल ग्रुप कीटोन होता है तब ये ONE सफिक्स लगता है। क्योंकि इसमें ONE सफिक्स लग रहा है, इसका मतलब ये क्या है? कीटोन है, ठीक है। कीटोन की संरचना कैसी होती है? देखिए कार्बन जो होता है वो डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ होता है, और दोनों तरफ 2 फ्री वैलेंसी होती हैं, और ये जो फ्री वैलेंसी होती हैं हमेशा किससे जुड़ी हुई होती हैं? कार्बन से, हमेशा कार्बन से जुड़ी हुई होंगी। कीटोन की खासियत है कि सिर्फ कार्बन से ही अटैच हो सकता है, ठीक है। तो हमारा प्रकारात्मक समूह कौन सा हो गया? कीटोन। आंसर आएगा कीटोन। यहां पे मैं संरचना बना के दिखा देता हूं आपको, ठीक है। संरचना कैसे बनेगी? देखिए ब्यूटेन, ये है ब्यूटेनॉन, यानी टोटल कार्बन होने चाहिए 4, ठीक है। ब्यूट का मतलब 4 कार्बन। अब हम देखते हैं कि कीटोन जो ग्रुप होता है इसके अंदर एक कार्बन पहले से ही होता है, ठीक है। एक कार्बन पहले से ही होता है, यानी हमें 3 और कार्बन बनाने हैं, 1 2 और 3, ठीक है। अब ये जो ग्रुप है C डबल बॉन्ड O और दोनों तरफ फ्री वैलेंसी, इसको कहीं पे हमें फिट करना है। ये हमेशा कार्बन से अटैच होता है, इसलिए या तो ये यहां पर फिट हो सकता है और या फिर यहां पर हो सकता है। इसके अलावा दो के अलावा तीसरी पोजीशन नहीं है। तो मान लीजिए हम यहाँ पे उसको फिट कर देते हैं। ये कार्बन लगा दिया, ये डबल बॉन्ड O और ये दोनों फ्री वैलेंसी दोनों कार्बनों से जोड़ दिया, ठीक है। यहाँ पे सिंगल बॉन्ड आएगा ही आएगा, ठीक है। अब अगर इसकी हम वैलेंसी पूरी कर देते हैं
वैलेंसी पूरी कैसे करते हैं? देखिए, ये कार्बन एक बॉन्ड होने चाहिए, 4 बॉन्ड बचे, कितने? 3 बॉन्ड, 3 बॉन्ड बना दिए, हर बॉन्ड के साथ में हाइड्रोजन जोड़ दिया। ठीक है, ये कार्बन कितने बॉन्ड है? एक और एक 2 बॉन्ड है। ठीक है, होने चाहिए 4 बॉन्ड, तो ऊपर नीचे एक एक बॉन्ड और बना दिया। ठीक है, ये कार्बन, इसके साथ में कितने बॉन्ड है? एक बॉन्ड, इसका एक बॉन्ड है ना, चाहिए कितने? 4 बॉन्ड, बचे कितने? 3 बॉन्ड, 1 2 3 बॉन्ड और बना दिए, हर बॉन्ड के साथ में हाइड्रोजन लगा दिया। तो ये इसकी संरचना बन गई। हालांकि संरचना पूछी नहीं गई है, लेकिन आपको आनी चाहिए। ठीक है, अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल पेज नंबर 86 पे सवाल नंबर 3 के रूप में दिया गया है। ऑब्जेक्टिव है ये सवाल। हमसे ये कहा गया है कि खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो रही है तो उसका क्या मतलब है? देखिए, जब हमने दहन पढ़ा था, कंबस्चन, जब हमने कंबस्चन या दहन पढ़ा था, उस समय हमने बताया था कि कंबस्चन में दो कंडीशन आ सकती है। एक तो हो सकता है कि ऑक्सीजन की मात्रा पर्याप्त हो, और दूसरा हो सकता है कि ऑक्सीजन की मात्रा कम हो। तो जब ऑक्सीजन की मात्रा कम हो रही है और अपूर्ण दहन हो रहा है, इनकम्प्लीट कंबस्चन हो रहा है, यानी जो ईंधन है वो पूरी तरह नहीं जल रहा है, तब क्या होता है? एक सूटी येलो फ्लेम बनती है, धुएं वाली पीली ज्वाला बनती है, और क्योंकि इसमें धुआं निकलता है इसलिए हमारे बर्तनों की तली जो होती है वो काली हो जाती है। तो अगर कभी भी बर्तनों की तली काली हो रही है तो उसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि हमारा जो ईंधन है वो पूरी तरह नहीं जल रहा है। क्यों नहीं जल रहा है? क्योंकि इनकम्प्लीट कंबंशन हो रहा है, यानी ऑक्सीजन की सप्लाई पूरी नहीं आ पा रही है। ऑक्सीजन सप्लाई क्यों नहीं पूरी आ रही होगी? हो सकता है कि हमारे जो गैस स्टोव है उसके छेद पूरी तरह से खुले हुए ना हो, बंद हो गए हों किसी कारण से। ठीक है, तो जब भी हमारे बर्तनों की तली काली हो तो उसका मतलब हमें ये देख लेना चाहिए कि हमारी गैस के जो बर्नर होता है उसके सारे छेद साफ हैं या नहीं। ठीक है, तो इसमें जवाब हमारा क्या होगा कि बर्तनों की तली काली हो रही है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ईंधन का पूर्ण दहन नहीं हो रहा, पूरी तरह जल नहीं रहा, कंप्लीट कंबस्चन नहीं हो रहा। ठीक है, अगला सवाल पेज नंबर 87 पर सवाल नंबर 4 के रूप में हमें दिया गया है। इसमें हमसे कहा गया है कि CH3Cl में आबंध निर्माण, बॉन्ड फॉर्मेशन का उपयोग करके, और हमें सहसंयोजक आबंध की प्रकृति बतानी है, कोवलेंट बॉन्ड की प्रकृति बतानी है। यानी कुल मिलाकर के पहले तो इसकी संरचना हमें बनानी है, स्ट्रक्चर हमें बनाना है। ठीक है, स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? देखिए, एक कार्बन है इसके पास, एक कार्बन हमने बना दिया। ठीक है, और इसमें हाइड्रोजन कितने हैं? 3, तो इसमें 3 हाइड्रोजन हमने लगा दिए, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। ठीक है, और एक क्लोरीन मौजूद है, तो एक जगह पर हमने ये क्लोरीन लिख दिया। तो ये हमारी बन गई संरचना। ठीक है, अब अगर हमें कोई पूछे कि ये जो बॉन्ड है इनकी प्रकृति बताइए, नेचर बताइए, तो साफ नजर आ रहा है कि ये सिंगल बॉन्ड है। ये कोवलेंट बॉन्ड कैसे हैं? एकल कोवलेंट बॉन्ड, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है। इनकी नेचर कैसी है? सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, इसकी अगर हमें इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना भी बनानी हो तो इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बिल्कुल साधारण तरीके से बन जाती है। कैसे बनेगी? इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना का मतलब जानते हैं ना? उसमें हम क्या करते हैं, जो भी तत्व है उस तत्व का नाम लिखते हैं, फिर उसके आउटर मोस्ट सेल के अंदर, बाह्यतम कक्ष के अंदर, संयोजी कक्ष के अंदर, वैलेंस शेल के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं उनको डॉट्स के माध्यम से या क्रॉस के माध्यम से हम लिख देते हैं, प्रकट कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने कार्बन के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि उसके वैलेंस शेल में होते हैं, संयोजी कक्ष में होते हैं, उनको हमने डॉट से प्रदर्शित कर दिया है। ठीक है, और फिर हम क्या करेंगे? देखिए,
हम जानते हैं कि कार्बन के जो ये 4 इलेक्ट्रॉन हैं जो कि उसके बाह्यतम कक्ष में है, वैलेंस शेल में है, ये ना तो किसी को दिए जा सकते हैं और ना इनमें कोई और 4 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो ऑक्टेट पूरा करने का जो तरीका कार्बन अपनाता है वो हम पढ़ चुके हैं। वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कर लेता है। किसके साथ कर लेता है, किसी भी अन्य हाइड्रोजन के साथ में या किसी अन्य तत्व के परमाणु के साथ में। तो यहां पर देखिए शेयरिंग कैसे हो रही है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और एक है क्लोरीन। तो जहां पर हाइड्रोजन है तो वहां पे हमने हाइड्रोजन लिख देंगे। देखिए इस तरह शेयरिंग दिखा देंगे। ये गोला बनाया हमने, यहाँ पे हाइड्रोजन बना दिया, लिख दिया। इधर भी हमने गोला बनाया, यहाँ हाइड्रोजन लगा दिया। इधर भी हमने गोला बनाया, यहाँ हाइड्रोजन लिख दिया, सॉरी यहाँ पे क्लोरीन लिखेंगे, Cl, ठीक है। और इधर गोला बनाया, इधर हाइड्रोजन लिख दिया, ठीक है। अब हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन शेयर होते हुए दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होता है वैलेंस शेल के अंदर, ये क्रॉस से दिखा दिया हमने, ये क्रॉस से दिखा दिया, ये क्रॉस से दिखा दिया, ये क्रॉस से दिखा दिया। तो अगर इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर की बात करें, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना की बात करें तो इस तरह से बन जाएगी। आबंध निर्माण इस तरह से हो गया, ये हमने स्ट्रक्चर बना दिया। आबंधों की प्रकृति बता दी, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है, ये एकल सहसंयोजी आबंध है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। हमारा अगला और अंतिम सवाल है पेज नंबर 87 पे, सवाल नंबर 5 के रूप में दिया गया प्रश्न। इसमें हमसे कहा गया है कि इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनानी है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है। किसका बनाना है, सबसे पहले हमें दिया गया है इथेनोइक एसिड। किसका, इथेनोइक एसिड, ETHANOIC इथेनोइक एसिड। ये हिंदी में लिखा हुआ है, आप इसको अंग्रेजी में इसको ढंग से लिख लें। ईथ यानी क्या होता है, 3 भाग हैं इसके, ईथ, एन और ओइक एसिड, ठीक है। ईथ का क्या मतलब है, हम जान चुके हैं कि ईथ कब आता है, जब कार्बन परमाणु की संख्या बताता है ईथ। ईथ क्या, एक उपसर्ग है, एक प्रीफिक्स है, एक एल्क है, जो कब आता है, जब कार्बन परमाणु की संख्या किसी यौगिक के अंदर 2 होती है। तो यानी ईथ हमें बता रहा है कि कार्बन परमाणु की संख्या 2 है। एन हमें बता रहा है कि उसके अंदर क्या है, वो एक एल्केन है, यानी कार्बन कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है। कार्बन कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है। और ओइक एसिड, ये जो लगा हुआ है लास्ट में, सफिक्स लगा हुआ है, प्रत्यय लगा हुआ है, ये कब आता है, हमने फंक्शनल ग्रुप पढ़े थे, प्रकारात्मक समूह, वो याद कीजिए आप। फंक्शनल ग्रुप में हमने एक ग्रुप पढ़ा था कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, और उसके अंदर हमने पढ़ा था कि जब भी कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप कहीं पर मौजूद होता है तो एक सफिक्स लगता है, एक प्रत्यय लगता है, वो है ओइक एसिड। क्योंकि यहाँ पर ओइक एसिड है लिखा हुआ, इसका मतलब ये क्या है, ये क्या बता रहा है, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप को बता रहा है। कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप का फार्मूला क्या था हमारा, उसमें था कार्बन जो होता है वो ऑक्सीजन के साथ में डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ होता है, और एक तरफ OH ये जुड़ा हुआ रहता है, एक फ्री वैलेंसी होती है, ठीक है। ये था हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, ठीक है। इस तरह से अगर हम देखें, इस तरह से अगर हम देखें तो जो फार्मूला क्या बनता है, देखिए फार्मूला क्या होना, ईथ का मतलब 2 कार्बन, और यहां पर हम गौर से देखें तो एक कार्बन हमें पहले से ही कहां पर मौजूद है, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप के अंदर। तो इथेनोइक एसिड का फार्मूला क्या बना, देखिए 2 कार्बन है टोटल, तो एक कार्बन हमने मान लीजिए यहां पर, मान लीजिए हमने यहां पर लिख दिया, एक कार्बन हमने लगा दिया, ठीक है। दूसरा कार्बन इसमें पहले से ही मौजूद है, तो इस ग्रुप को यूं क्यों हम लगा देते हैं, C डबल बॉन्ड O और OH, ठीक है। अब कार्बन की वैलेंसी पूरी कर देते हैं,
इस कार्बन के पास में एक बॉन्ड है, देखिए एक बॉन्ड है, तो बाकी के 3 वैलेंसी बच रही, 3 बॉन्ड, 4 बॉन्ड होने चाहिए टोटल। किसी भी कार्बन के पास में एक बॉन्ड ही हुआ, तो 3 बॉन्ड और चाहिए, तो 3 बॉन्ड हमने ये बना दिए और इसमें हाइड्रोजन जोड़ दिए। ठीक है, दूसरे कार्बन की बात करें तो देखिए इसमें डबल बॉन्ड, 2 बॉन्ड तो ये हो गए, एक बॉन्ड ये हो गया, एक बॉन्ड ये हो गया, 3 बॉन्ड, 4 बॉन्ड हो गए टोटल। कार्बन के पास में 4 ही बॉन्ड होते हैं, चारों बने हुए हैं, तो यहाँ पे कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं है। तो फार्मूला क्या बन गया एथेनोइक एसिड का, CH3। देखिए ये कार्बन था, 3 H थे, तो इसको लिख दिया CH3। फिर आ गया बॉन्ड, तो यहाँ हमने बॉन्ड बना दिया। फिर क्या है, C डबल बॉन्ड O OH, इसको हमने सीधा लिख दिया C। इसको हम इस 2 तरह से लिख सकते हैं, या तो C डबल बॉन्ड O OH ऐसे लिख सकते हैं, या फिर हम चाहें तो उसको इस तरह से लिख सकते हैं CH3 बॉन्ड COOH OOH। ठीक है, तो इथेनोइक एसिड का फार्मूला हो गया ये। तो अब हमसे कहा गया है कि इथेनोइक एसिड जो है इसका क्या करो, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाओ, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाओ। संरचना कैसे बनेगी, देखिए साफ नजर आ रहा है, किससे नजर आएगा हमारे को ये चीज, हमें नजर आएगी ये चीज किससे, ये जो हमने डिजाइन बनाई थी ना, ये जो स्ट्रक्चर बनाया था ये वाला, इससे कैसे बनेगी। देखिए एक कार्बन एक कार्बन, कार्बन 2 चाहिए हमें, तो हमने 2 कार्बन बना लिए, एक कार्बन ये बना दिया और एक कार्बन मान लीजिए ये बना दिया। ठीक है, अब इसकी वैलेंसी कौन पूरा कर रहा है, H3, 3 H पूरे कर रहे हैं, तो 3 जगह तो हमें डॉट बनाने, ये देखिए जिसकी वैलेंसी H पूरा करेगा। ठीक है, H3 है ना, तो 3 जगह तो हाइड्रोजन इसकी वैलेंसी पूरी करेगा। ठीक है, फिर दूसरी बात करें, दूसरे कार्बन की बात करें, तो यहां पर क्या हो रहा है, देखिए इसके पास में क्या होता है, इसके पास में भी 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, 4 बॉन्ड होंगे, तो इसमें क्या दिया गया है, ऑक्सीजन के साथ में डबल बॉन्ड बना रहा है, यानी ऑक्सीजन को अगर हम यहां पे बना दें, ठीक है, तो ऑक्सीजन की अगर बात करें तो ऑक्सीजन के अंदर जो वैलेंस शेल होती है, सबसे बाह्यतम कक्ष होता है, उसके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो मान लीजिए हमने 6 इलेक्ट्रॉन बना दिए, 2 इलेक्ट्रॉन ये बना दिए, 2 इलेक्ट्रॉन मान लीजिए ये बना दिए, और 2 इलेक्ट्रॉन मान लीजिए हमने ये बना दिया। इसके पास में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, ऑक्टेट रूल ये कहता है, यहाँ पे 6 ही हैं, तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करने। ठीक है, कार्बन की बात करें तो कार्बन को भी 2 इलेक्ट्रॉन, 4 करने टोटल इलेक्ट्रॉन तो शेयर, लेकिन यहाँ पे 2 मान लेते हैं हम, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है। ठीक है, और बाकी के जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो इसने मान लीजिए यहाँ पे रख रखे हैं। इस कार्बन वाले को हमने यहाँ पे एक्स से डिनोट कर देता हूँ, एक मान लीजिए यहाँ रख रखा है और एक मान लीजिए यहाँ रख रखा है, कैसे मान लीजिए। ठीक है, बना दिया। अब क्या जुड़ा हुआ है आगे देखिए, सिंगल बॉन्ड OH, OH, एक O और H। देखिए अभी हमारे पास में 2 बच गए, ये मान लीजिए ये वाला जो बॉन्ड है ना, ठीक है। तो अब हम शेयरिंग दिखाएंगे। देखिए शेयरिंग कैसे दिखाएंगे, ये जो कार्बन था इसके पास में देखिए 2 तो ये हो गया, 2 ये हो गया, तो इसकी ये तो यहां से घूम करके यहाँ पे शेयर दिखाएगा ऑक्सीजन से। ठीक है, इधर इस कार्बन से ये शेयरिंग दिखाएगा, तो इस कार्बन का एक ये जो है डॉट ये यहाँ पे रहेगा, ये पहले से क्रॉस है ही इसका एक। ठीक है, तो शेयरिंग राउंड कैसे बनेगा, इस तरह से एक गोला हम बना देंगे। ठीक है, इस कार्बन की बात करें तो एक गोला हमने इस कार्बन के हिसाब से जो इन दोनों को शेयर करता हुआ चल रहा है, इस तरह से हमने मान लीजिए बना दिया। ठीक है, ये शेयरिंग बता रहा है। ठीक है, अब ये जो बच गए शेयरिंग क्या हो रही है, ये तो होगी कार्बन के साथ होगी शेयरिंग, बाकी हाइड्रोजन के साथ हो रही है, तो हम यहाँ पे सब जगह हाइड्रोजन लगा देंगे, H
और हाइड्रोजन वालों को क्रॉस से दिखा देंगे, क्रॉस से दिखा दिए मान लीजिए, ये मान लीजिए मोटे गोले से दिखा दिए, ये मान लीजिए मोटा गोला बना दिया हाइड्रोजन का। इधर भी हमने एक हाइड्रोजन लिख दिया और एक इलेक्ट्रॉन को मोटे उससे डॉट से बता दिया, और इधर भी हमने एक हाइड्रोजन जोड़ दिया और इलेक्ट्रॉन को एक मोटे गोले से बता दिया। ठीक है, ये हो गया। ये तो हाइड्रोजन की बात खत्म हो गई। इधर कार्बन ने इससे शेयरिंग कर ली। ऑक्सीजन की अगर बात करें तो ऑक्सीजन की शेयरिंग किस तरह दिखाएंगे, देखिए ये इस तरह से। ठीक है, इसमें कार्बन के 2 आ गए और ऑक्सीजन की भी 2 आ गई। ठीक है, आ गया ना, ऑक्सीजन की शेयरिंग हो गई। अब क्या बचा हमारे पास में, देखिए 2 इलेक्ट्रॉन यहां शेयर हो गए, 1 इलेक्ट्रॉन यहां शेयर हो गया। ठीक है, अब बच गया हमारे पास में 1 इलेक्ट्रॉन। अब इस 1 इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, ऑक्सीजन शेयर करेगा। ऑक्सीजन बना दिया हमने। ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ऑक्सीजन ने जब शेयर किया इस इलेक्ट्रॉन को, ऑक्सीजन को 2 चाहिए। ठीक है, तो 1 इलेक्ट्रॉन तो ऑक्सीजन ने इससे शेयर कर लिया, और जो दूसरा इलेक्ट्रॉन है उसके लिए एक हाइड्रोजन ले लिया। और ऑक्सीजन की डॉट से बनाया मैंने ये। ठीक है, हाइड्रोजन का क्रॉस से बना दिया, ये हाइड्रोजन शेयर कर लिया। इस तरह से एक स्ट्रक्चर बनेगा। ठीक है, इस स्ट्रक्चर को बोलेंगे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। इसको मैं स्पष्ट रूप से अभी बना के दिखा देता हूं आपको, चित्र आपको नजर आएगा। देखिए, ये कार्बन के 2 परमाणु हो गए, 1 कार्बन 2 कार्बन। ठीक है, फिर इसकी 4 वैलेंसी हमने बना दी। किससे बनाई, हरे कलर से बना दी, ये वाली, ये अंदर वाली 4 वैलेंसी। ग्रीन कलर से हमने बना दी 4 वैलेंसी। ठीक है, इन 4 वैलेंसियों में से 3 वैलेंसी तो हाइड्रोजन पूरा कर रहा है, और चौथी वैलेंसी इधर वाला कार्बन पूरा करेगा। ठीक है, इस कार्बन के जो इलेक्ट्रॉन है वो कितने हैं, रेड कलर से दिखाए गए हैं, इसके अंदर लाल रंग से दिखाए गए हैं। 1 ये रहा, 2 ऊपर हैं, 1 इधर है, 4 हो गए। ठीक है, अब ऊपर के 2 जो इलेक्ट्रॉन हैं उसकी शेयरिंग दिखाई है ऑक्सीजन के साथ। ऑक्सीजन के पास में बाह्यतम जो कक्ष होता है, वैलेंस शेल जो होती है, उसमें 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और उसको 2 इलेक्ट्रॉनों की और आवश्यकता होती है 8 करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ 4 तो बाहर रह जाते हैं और 2 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग हो जाती है। कार्बन को भी 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ऑक्सीजन को भी चाहिए, तो 2 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग हो जाती है, इसीलिए यहाँ पर डबल बॉन्ड आता है। ठीक है, फिर इस कार्बन के पास में 1 इलेक्ट्रॉन और बच गया, जो कि लाल रंग से नजर आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, इस इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग किसने करी, किसके साथ करी, ऑक्सीजन के दूसरे परमाणु के साथ कर ली। लेकिन ऑक्सीजन को पास में 2 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता पड़ती है, तो 1 इलेक्ट्रॉन तो ऑक्सीजन से इसने ले लिया, कार्बन वाले ने ले लिया, और दूसरा जो इलेक्ट्रॉन था ऑक्सीजन का वो किसने ले लिया, हाइड्रोजन ने ले लिया। इस तरह से ये हाइड्रोजन की उसकी शेयरिंग दिखा दी हमने यहाँ पर। तो ये डायग्राम है जो स्पष्ट रूप से आपको नजर आ रहा है। आप चाहें तो वीडियो को रोक करके, क्लास को रोक करके और इसको आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, चलिए अगली इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना लेते हैं। अगली इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना हमें बनानी है हाइड्रोजन सल्फाइड की, H2S की। ठीक है, H2S में क्या है, ये तो हाइड्रोजन साफ नजर आ ही रहा है हमें, ये है सल्फर। ठीक है, सल्फर के बारे में आपको बता दूं कि सल्फर जो होता है इसका परमाणु क्रमांक यानी एटॉमिक नंबर कितना होता है, वो होता है 16। इसका मतलब ये है कि सल्फर के अंदर 16 प्रोटॉन पाए जाते हैं, सल्फर के नाभिक के अंदर। और हम जानते हैं कि जितने प्रोटॉन पाए जाते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, यानी सल्फर में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हुई, 16। अब अगर सल्फर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें, यानी ये देखें कि सल्फर के अंदर इलेक्ट्रॉन किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, किस तरह से वितरित हैं, कौन सी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो क्या होगा, देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉन विन्यास, इसको हम E.C से प्रदर्शित कर देते हैं, E.C से प्रदर्शित कर देते हैं। ये क्या होगा, पहली शेल के अंदर 2 ही आते हैं, दूसरी जो शेल होती है उसके अंदर अधिकतम 8 आ सकते हैं, तो यहाँ पे 8 डाल दिए हमने, और उसके बाद बचे कितने, 6।
तो अंतिम जो शेल है सल्फर की उसके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन है, यानी अंतिम शेल जो होती है, बाह्यतम जो कक्ष होती है उसको क्या बोलते हैं, वैलेंस शेल, संयोजी कक्ष। और हमने ऑक्टेट रूल पढ़ा है कि संयोजी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, कम से कम 8, यानी कितने इलेक्ट्रॉन कम पड़ रहे हैं इसके पास में, 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। ठीक है, अब यह है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के बारे में भी हम जानते हैं, हाइड्रोजन के अंदर कितना, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, परमाणु क्रमांक क्या होता है, 1, यानी हाइड्रोजन में 1 ही इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, अब इसका हमने इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बना ली। कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हम बनाएंगे सल्फर, लिखेंगे S। अब इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना में क्या होता है कि बाह्यतम कक्ष में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको बिंदु से या क्रॉस से हम प्रदर्शित करते हैं, या तो बिंदु से कर सकते हैं या क्रॉस से प्रदर्शित कर सकते हैं। अब सल्फर के अंदर आउटर मोस्ट सेल में, संयोजी कक्ष के अंदर सबसे बाह्यतम कक्ष जो था उसमें कितने इलेक्ट्रॉन थे, देखिए 6, अभी अभी हमने बताया था आपको 6 इलेक्ट्रॉन थे। तो इनको हमें लिखना है किस तरह से, डॉट के रूप में लिख देता हूं यहाँ पे, एक डॉट ये बना दिया, एक डॉट ये बना दिया, 2 डॉट, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, ये 2 इलेक्ट्रॉन हो गए 4, और 2 इलेक्ट्रॉनों को मैं इधर लिख देता हूं साइड में। ठीक है, अब इसको मैं एक ये इसका गोला बना देता हूं, ये गोला बन गया। ठीक है, अब क्या है, अब ये जो सल्फर है किसके साथ में जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन के साथ में जुड़ा हुआ है, 2 हाइड्रोजन के अणु से जुड़ा हुआ है। तो हाइड्रोजन का एक तो यहां बना दिया हमने, और दूसरा हाइड्रोजन की शेयरिंग हमने यहां दिखाई, एक हाइड्रोजन यहां लिख दिया, एक हाइड्रोजन यहां लिख दिया। और हाइड्रोजन के जो इलेक्ट्रॉन थे, हम जानते हैं हाइड्रोजन में 1 ही इलेक्ट्रॉन होता है, हाइड्रोजन को कितने चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए टोटल, तो उसको भी 1 चाहिए और सल्फर वाले को भी 1 चाहिए। तो एक हाइड्रोजन तो इधर से जुड़ जाएगा इसमें, और एक हाइड्रोजन इधर जुड़ जाएगा, तो ये शेयरिंग हो गई। ठीक है, अब हाइड्रोजन के पास में कितने हो गए, देखिए इस हाइड्रोजन की अगर बात करें तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 1 और 1 2, शेयरिंग होने की वजह से। इस हाइड्रोजन के पास में कितने हो गए, 1 और 1 2। ठीक है, और सल्फर के पास में कितने हो गए, शेयरिंग होने से 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए। तो सबका ऑक्टेट पूरा हो गया, सबका अष्टक पूरा हो गया। ठीक है, तो ये है S2S की इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं प्रोपेनॉन की। सबसे पहले हम ये जो प्रोपेनॉन शब्द है इसको अंग्रेजी में लिख लेते हैं, PROP, प्रोप, ANONE, प्रोपेनॉन, ये स्पेलिंग होती है इसकी। अब इसको हम कुछ टुकड़ों में बांटेंगे, प्रोप, एन और ओन। हमने कार्बन के जो यौगिक हैं, कार्बन के जो कंपाउंड्स हैं, हाइड्रोकार्बन जो हैं, उनका नाम रखना सीखा था, और उसमें हमने बताया था कि प्रोप कब आता है, जब कार्बन परमाणुओं की संख्या 3 होती है। किसी कार्बनिक यौगिक में जब कार्बन परमाणुओं की संख्या 3 होती है तो प्रोप एक उपसर्ग यूज करते हैं, प्रीफिक्स यूज करते हैं, एल की यूज करते हैं। ठीक है, एन का क्या मतलब है कि ये क्या है, एक एल्केन है। एल्केन का मतलब क्या होता है कि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा। ठीक है, ओन का मतलब क्या है, ओन क्या है, ओन एक उपसर्ग है, सफिक्स, ओन एक प्रत्यय है, सफिक्स है, शब्द के बाद में लगने वाला शब्द है। और ये शब्द कब आता है, देखिए हमने फंक्शनल ग्रुप पढ़े थे, प्रकारात्मक समूह, उसमें हमने पढ़ा था कि जब भी किसी प्रकारात्मक समूह का प्रयोग किया जाता है तो शब्द के अंदर एक सफिक्स लगता है, एक प्रत्यय लगता है। तो ओन प्रत्यय कब लगता है, ओनी प्रत्यय कब लगता है, जब कौन सा प्रकारात्मक समूह हो, कीटोन, कीटोन। ठीक है, अब कीटोन की संरचना याद कीजिए कैसी होती थी, कार्बन डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ होता था और 2 फ्री वैलेंसी हुआ करती थी। और इसकी खासियत क्या थी ये कीटोन ग्रुप की, कि ये दोनों तरफ कार्बन से ही जुड़ सकता है, ये हाइड्रोजन के साथ में नहीं जुड़ सकता।
ठीक है। अब हमें बनानी है इसकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। तो इससे पहले हम प्रोपेनॉन की संरचना बना लेते हैं एक बार। संरचना कैसे बनेगी, देखिए प्रोप यानी 3 कार्बन, और यहां हमें नजर आ रहा है कीटोन में भी 1 कार्बन पहले से मौजूद है, यानी इसको शामिल करते हुए टोटल 3 कार्बन होंगे, यानी 3 कार्बन हमने बना दिए, 1 2 और ये 3 कार्बन बना दिए। ठीक है। अब ये जो ग्रुप था बीच वाला कार्बन वाला, इस कार्बन को हमने ये ग्रुप माना, ये बीच वाला, क्योंकि कार्बन कार्बन से अटैच होगा ना ये, तो डबल बॉन्ड O। ये कौन सा ग्रुप जोड़ दिया हमने, कीटोन ग्रुप जोड़ दिया। ठीक है। अब बाकी के जो दोनों कार्बन थे इनके बीच की वैलेंसी हमने पूरी कर दी, यानी वैलेंसी पूरी करने का मतलब हाइड्रोजन जोड़ दिए जितने बॉन्ड बच रहे थे उसमें। कार्बन के पास में 4 बॉन्ड हो सकते हैं, यहाँ पे 1 बॉन्ड था, 3 बॉन्ड और बना दिए। इस कार्बन के पास में 4 बॉन्ड हो सकते हैं, 1 बॉन्ड था, 3 और बना दिए, और हर बॉन्ड के साथ में हाइड्रोजन जोड़ दिया। ठीक है। तो ये बन गई इसकी संरचना। अब हम बात कर रहे हैं कि इस संरचना को इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के माध्यम से कैसे हम समझाएं। तो देखिए इसमें हो क्या रहा है हकीकत में, ये देखिए कार्बन के 3 परमाणु हैं, 3 परमाणु, एक कार्बन, दूसरा कार्बन और तीसरा कार्बन। तो बीच वाला जो कार्बन है ये डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, यानी इस कार्बन के बीच में और ऑक्सीजन के बीच में 2-2 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग हो रही है। ठीक है। तो एक ऑक्सीजन हम ऊपर बना देंगे, ये ऑक्सीजन बना दिया हमने। ऑक्सीजन के पास में हम जानते हैं कि ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर होता है, परमाणु क्रमांक होता है, वो होता है 8, यानी उसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है। और अगर इसका हम इलेक्ट्रॉन विन्यास देखें तो पहले कक्ष में 2 होते हैं और दूसरे कक्ष में 6 होते हैं। ठीक है। यानी दूसरा कक्ष इसका बाह्यतम कक्ष होता है, जिसको हम संयोजी कक्ष या वैलेंस शेल भी कहते हैं। वैलेंस शेल में हमने नियम पढ़ा था कि कम से कम 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, यानी ऑक्सीजन को कितने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है, 2 की। ठीक है। और इसके बाद में बाह्यतम में कितने हैं, 6, तो 6 इलेक्ट्रॉन हमने डॉट से यहाँ पे बना दिए, 1 2 3 4 और 5 और 6, इसको हम नहीं मान रहे, इसको इलेक्ट्रॉन नहीं मान रहे। ठीक है। 5 और 6 इलेक्ट्रॉन बना दिए हमने। ठीक है। ये तो बात हो गई ऑक्सीजन की। अब इस कार्बन की बात करें, डबल बॉन्ड से शेयरिंग हो रही है, यानी कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4, यानी 4 ये इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग तो ये करेगा। कार्बन वालों को मैं एक्स से बना देता हूं, ये देखिए एक्स। कार्बन के पास में 4 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 तो ये हो गए। ठीक है। और 2 इलेक्ट्रॉनों को मैं यहां बना देता हूं, 1 इलेक्ट्रॉन तो मैंने बना दिया मान लीजिए यहां पर, और 1 इलेक्ट्रॉन इस वाले कार्बन को बना दिया यहां पर। ठीक है। ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, अब मैं इनको गोला बना देता हूं, शेयरिंग दिखाते हुए गोला बना देता हूं। ऑक्सीजन के 2 शेयर हो रहे हैं कार्बन के साथ में, तो यहां से मैं गोला बनाना शुरू करूंगा। यहां पे शेयरिंग होगी, इस वाले कार्बन का जो परमाणु है। अब इस कार्बन की अगर हम बात करें तो ये जो कार्बन है इसके पास में भी 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन और 4 इलेक्ट्रॉन। इस कार्बन की बात करें तो इसके पास में भी 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन और 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है। तो ये कार्बन इसके साथ में जुड़ जाएगा, ये वाला कार्बन इसके साथ में जुड़ जाएगा। यहां पे शेयरिंग हमें किस तरह दिखानी है, देखिए इस तरह से हमें दिखानी है शेयरिंग। यहां से हम एक बड़ा गोला बनाएंगे, इसमें ये जुड़ जाएगा, ये वाला भी जुड़ जाएगा, इस तरह से। ठीक है। अब ऑक्सीजन की जब शेयरिंग दिखानी है तो हम इस तरह से दिखाएंगे, ऑक्सीजन के ये शेयरिंग होगी। ठीक है। इस वाले कार्बन की जब हम शेयरिंग दिखाएंगे तो इसको हम गोला राउंड बना देते हैं, ये राउंड बन गया। ठीक है। इस वाले कार्बन की जब हम शेयरिंग दिखाएंगे तो
ये बन गया हमारा ये रंग, ठीक है। और ये जो बच गए शेयरिंग हमने सारी दिखा दी, ठीक है। इन जगह पर चाहे तो हम हाइड्रोजन लगा सकते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर बना, ये जो स्ट्रक्चर बना है, इसको हम कहेंगे प्रोपेनॉन का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। इसमें क्या नजर आ रही है कि ये जो कार्बन था बीच वाला, कि डबल बॉन्ड के साथ में, यानी दो दो कार्बनों की इसने किससे शेयरिंग करी है, ऑक्सीजन के साथ में। फिर क्या किया है, इस कार्बन ने इधर वाले कार्बन के साथ में एक सिंगल बॉन्ड से शेयरिंग करी है और इस वाले कार्बन के साथ में सिंगल बॉन्ड से शेयरिंग करी है, ठीक है। और बाकी की जगह पे जो हाइड्रोजन थे वो शेयर हुए। ये हाइड्रोजन, ये सब जगह हाइड्रोजन लगा सकते हैं हम, जो बाकी का इलेक्ट्रॉन बच गया ना, ये यहाँ सब जगह हाइड्रोजन हम जोड़ सकते हैं। यहाँ हाइड्रोजन जोड़ के हाइड्रोजन के परमाणु को क्रॉस से दिखा सकते हैं। यहाँ पे ये क्रॉस से दिखा दिया, इधर भी हाइड्रोजन जोड़ देते हैं हम, ये हाइड्रोजन और इसका परमाणु, इसका जो सॉरी इलेक्ट्रॉन है उसको क्रॉस से दिखा दिया। ये हाइड्रोजन, इसका जो इलेक्ट्रॉन है उसको क्रॉस से दिखा दिया। ये हाइड्रोजन, इसका जो इलेक्ट्रॉन है इसको क्रॉस से दिखा दिया। इस तरह से जो संरचना बनेगी वो होगी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, किसकी, प्रोपेनॉन की। इसको थोड़ा स्पष्ट रूप से मैं बना के दिखा देता हूं एक बार। देखिए इस प्रकार से, यहां पे इस चित्र में हमने क्या दिखाया है, देखिए वही बातें बताई हमने। ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, बीच वाला जो कार्बन है इसके पास में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 4। इन चारों इलेक्ट्रॉनों को हमने लाल रंग से दिखाया, लाल रंग से, ठीक है। इस वाला जो कार्बन है, इधर वाला कार्बन जो है, इसके जो इलेक्ट्रॉन है उनको हमने नीले रंग से दिखाया है। इसके पास में भी 4 होंगे, तो एक ये दिखा दिया, 2 3 4। इस वाले कार्बन के पास में भी 4 होंगे, तो 1 2 3 4, चारों इलेक्ट्रॉन हमने दिखा दिए, ठीक है। अब एक शेयरिंग तो दिखाई हमने ऑक्सीजन के साथ में। ऑक्सीजन के पास में कितने होते हैं टोटल बाह्यतम कक्ष के अंदर, हम जानते हैं 6 होते हैं, तो 6 में से 4 इलेक्ट्रॉन तो रह गए बाहर, 1 2 3 4 मान लीजिए, ठीक है। और 2 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में आ जाएंगे, 1 और 1 2। इनको मैं क्रॉस से दिखा देता हूं, ऑक्सीजन वाले क्रॉस से दिखा देता हूं, 1 2 3 4, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हो गए, ठीक है। 2 रेड से हो रहे हैं, तो ये कार्बन के हैं और ये ऑक्सीजन के हैं, तो ये डबल बॉन्ड बन गए यहाँ पर, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग पर एक बॉन्ड बनता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग पे डबल बॉन्ड बनेगा, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर क्या हुआ, देखिए इस कार्बन ने इस वाले कार्बन की एक इलेक्ट्रॉन के साथ में शेयरिंग कर ली, एक लाल है एक नीला है, ठीक है। इसी तरह से इस कार्बन ने भी एक इस वाले कार्बन के एक इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग कर ली, ठीक है। यहाँ सिंगल सिंगल बॉन्ड बन गए, ठीक है। बाकी के जो इलेक्ट्रॉन बचे कार्बनों के पास में, इस कार्बन के पास में, भाई इस वाले कार्बन के पास में और इस वाले कार्बन के पास ही बाकी के इलेक्ट्रॉन बचे हैं 3 3, और उनको हमने किससे दिखाया है, नीले से, ब्लू से, ब्लू कलर से, ठीक है। ये शेयरिंग करेंगे हाइड्रोजन से, सिंगल सिंगल बॉन्ड से, यानी एक एक इलेक्ट्रॉन से शेयरिंग करेंगे। तो हाइड्रोजन के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको हमने ये ग्रीन कलर से दिखाया, जो मोटे कलर के जो है ना ये, इनको, ठीक है। तो ये हमारी हो गई प्रोपेनॉन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, ठीक है। चलिए अब लास्ट संरचना की बात करते हैं। हमसे कहा गया है F2 की संरचना बनाने के लिए। F2 क्या होता है, ये होता है फ्लोरीन, फ्लोरीन के बारे में पढ़ा था ना हमने, कार्बन का एक एलोट्रोप है, अपर रूप है फ्लोरीन, तो F2 क्या है, फ्लोरीन है। इसकी संरचना हमें बनानी है। देखिए फ्लोरीन की अगर हम बात करें तो फ्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर होता है, परमाणु क्रमांक होता है, वो कितना होता है, वो होता है 9। यानी फ्लोरीन के अंदर 9 प्रोटॉन होते हैं, और जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसका मतलब फ्लोरीन के अंदर कुल मिलाकर के 9 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब ये 9 जो इलेक्ट्रॉन हैं ये नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, और ये किस तरह से वितरित होते हैं, यानी इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को EC से हम प्रदर्शित करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉन विन्यास। इलेक्ट्रॉन विन्यास का मतलब है इलेक्ट्रॉन किस तरह से वितरित हैं, डिस्ट्रीब्यूट किस तरह से हैं, पहले कक्ष में कितने हैं, दूसरे कक्ष में कितने हैं, तीसरे में कितने हैं, ठीक है। तो पहले कक्ष में कितने हैं होते हैं, 2 होते हैं, तो 9 में से 2 तो पहले कक्ष में हो गए।
बाकी बचे 7, तो 7 आ गए दूसरे कक्ष में। इसके बाद में इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसका मतलब दूसरा जो कक्ष है वो ही आउटर मोस्ट शेल है, बाह्यतम कक्ष है, यानी संयोजी कक्ष है, वैलेंस शेल है। वैलेंस शेल का नियम क्या कहता है? वैलेंस शेल का नियम ये कहता है, अष्टक का नियम ये कहता है कि वैलेंस शेल के अंदर कम से कम 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन कम है, यानी इसको 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। यानी ये किसी से 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर सकता है, या तो ले सकता है या दे सकता है या शेयरिंग भी कर सकता है। तो फ्लोरीन का जो परमाणु है वो दूसरे फ्लोरीन के परमाणुओं के साथ में मिलकर के 1-1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेता है, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉनों को, दोनों परमाणुओं को 1-1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो होता क्या है कि देखिए किस तरह से होगा। फ्लोरीन बना दिया हमने, F बना दिया। अब इसकी बनानी है हमें इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। इसका मतलब क्या होता है कि वैलेंस शेल में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनको हम डॉट से या क्रॉस से प्रदर्शित करते हैं। तो मान लीजिए फ्लोरीन का जो पहला परमाणु हमने बनाया, इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वैलेंस शेल के अंदर, यानी दूसरी अंतिम शेल के अंदर, उनको हमने मान लीजिए डॉट से बना दिया। तो 7 हैं टोटल, हमें दिख रहा है 7 हैं। तो हमने 2 यहां बना दिए, 2 यहां बना दिए, 4, 2 यहां बना दिए 6, और 7वां बना दिया यहां पर। ठीक है, इसी तरह से फ्लोरीन का दूसरा परमाणु हमने बनाया और इसके इलेक्ट्रॉनों को एक्स से दिखा दिया, क्रॉस से, क्रॉस क्रॉस, 2 यहां दिखा दिए, 2 यहां दिखा दिए और 2 यहां दिखा दिए। ठीक है, और 7वां जो था उसको हमने यहां दिखा दिया। अब हमें इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग दिखानी है, यानी एक गोला तो इस तरह से बनाना है कि ये वाला इलेक्ट्रॉन इसमें शामिल हो जाए, इस वाले फ्लोरीन के अंदर, और दूसरा गोला इस तरह से बनाना है कि इस फ्लोरीन के अंदर ये वाला एक्स शामिल हो जाए। ठीक है, ये दिख गई, शेयरिंग हो गई है सिंगल बॉन्ड की। तो ये बन गई हमारी फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। ठीक है, और इसी के साथ में हमारा ये जो चैप्टर है कार्बन और उसके यौगिक, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, वो समाप्त हो जाता है। आप इसको ध्यानपूर्वक पढ़ें, सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है और हमने कोशिश की है कि इसको बेहतरीन ढंग से हम समझा सकें। मैं समझता हूँ आप सभी को इससे बेहद लाभ होगा, बेहद फायदा होगा।